जो राजस्थान के मुद्दे हैं वो कहीं नेपथ्य में आ गए, वो गौण हो गए। जैसे आपने ये वोट चोरी का मुद्दा, सत्ता पक्ष इसको डाइवर्ट करना चाहता है और वोट चोरी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो राजस्थान में भी मिलेगी। राजस्थान के बच्चे जो स्कूल के अंदर दब के मरे हैं उनके प्रति सरकार संवेदनहीन हो गई। तो हमको कोई सपने आते हैं, कोई हम अंतर्यामी है। लेकिन आप सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचे हम। क्यों नहीं पहुंचे? लोकतंत्र का ये लोग नाश करने पे तुले हुए हैं। 5 साल हो गई चुनाव नहीं करवा रहे हैं। सत्ता पक्ष जो है इस समय जिस प्रकार रावण के अंदर घमंड था ना, उस घमंड के अंदर भरा हुआ है, अहंकार में भरा हुआ है। इनका माइक बंद कर देंगे, इनको बोलने का मौका नहीं देंगे, इनको सदन से बाहर निकाल देंगे और अपने बिल पास करा लेंगे। तो करा लें। लोकतंत्र में तो विश्वास नहीं है, तानाशाही करना चाहते हैं, कर लें। 7 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो बेरोजगारी के, उनके रोजगार के ऊपर संकट आएगा। सर आप तो ऐसे बात कर रहे हो मेरे से जैसे कल कोई आखिरी दिन हो। पहला दिन है, शुरुआत है, अभी तो सदन चलेगा, रोजाना मुद्दे आएंगे। हमारा मुद्दा तो वही था। नहीं, आप राजस्थान स्कूल का मुद्दा लेके आते सदन में, आप वोट चोरी का मुद्दा, टी शर्ट वोट चोरी का वोट चोरी की थी, ठीक है। तो राष्ट्रीय जो आपके एक ही बात पे तो नहीं हो सकता ना कि पूरे दिन में हमें एक ही बात करें। जरूरत की चीजें हैं, उनके लिए इनके पास समय नहीं है। वातावरण दूषित करने के लिए इस प्रकार का एक पूरा एजेंडा ही यही चला दो कि हम इस प्रकार से कर रहे, करिए, कोई मना नहीं करता। लेकिन जो बच्चियां बर्बाद हो रही है, बच्चे स्कूलों के अंदर दब के मर गए, उसके लिए कानून बनाइए ना, पता चले आपको कहां से आए हैं ये आंकड़े। तो जनता को बेवकूफ बनाते रहो, गुमराह करते रहो, वो तो बात चलने वाली नहीं है। आपके वक्त की नकल और ये तमाम चीजें, मामले चर्चा में आए थे। एसआई भर्ती वाला जो मामला है, हमारी सरकार के वक्त में मैं समझता हूँ एसआई भर्ती को लेकर कोई शिकायतें ऐसी बड़ी नहीं आई थी। तो हमसे ज्यादा वसुंधरा जी के समय में हुए। बीजेपी के समय में जो पेपर लीक हुए, वो बच्चे कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट की डायरेक्शन आई, तब वो सरकार ने पेपर लीक माना। पूरे देश के अंदर पेपर लीक के जो कानून बने हैं उसमें सबसे सख्त कानून है राजस्थान के अंदर, जो हमारी सरकार ने बनाया। कोई भी दोषी हो बचना नहीं चाहिए। आप देखिए कैसे प्रभावशाली लोग हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट सामने है। चाहे आरपीएससी मेंबर हो हमारे, या पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ हैं, उनका नाम आया। कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। हमारा जो सहयोग है आप लीजिए, आप बहुमत है, डबल इंजन की सरकार है, आप करिए, हम सहयोग करेंगे आपका। कोविड में खुद प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी की तारीफ की। ऐतिहासिक निर्णय पिछली हमारी सरकार के अंदर हुए। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हम लेके आए, कॉलेज हमने इतने खोले जो आज़ादी से लेकर अब तक भी नहीं खोले थे, उतने कॉलेज हमने खोले, यूनिवर्सिटीज हमने खोली। सरकार में क्यों नहीं आए फिर? क्या इसका आकलन, कुछ कमियां रही? क्या कमियां रही? क्या इसका आत्ममंथन हुआ आपको? आत्ममंथन हुआ है पार्टी के स्तर पे, सारी बातें हुई है, कुछ ना कुछ कमियां रही, तभी तो नहीं आ पाई। जो भी तय करेंगे। राजस्थान में टीकाराम जूली है, हमें मौका दिया है, लोग के रूप में है, उनको पीसीसी चीफ के रूप में मौका दिया, हमने काम किया है। मैं तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ जनता की आवाज़ को विधानसभा के पटल पे मैं अच्छे से उठा पाऊँ। कि मंत्रियों की बोलती बंद हो गई, मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये हालत राजस्थान के अंदर मंत्रियों की कर दी कि वो क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकते। आने वाले जो दिनों में विधानसभा में विपक्ष की परफॉर्मेंस और कौन से ऐसे और मुद्दे हैं? बच्चे मर रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही है, टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही है, स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना थी, उसका नाम बदल दिया, अब उसकी संख्या भी आधी कर दी, उसमें भी कई राइडर लगा दिए। निकट भविष्य में पंचायत निकाय चुनाव और ये भी है, तो ये एक बड़ा इम्तिहान होगा आपके लिए, डोटासरा जी के लिए। हाँ नहीं, इम्तिहान बड़ा है, लेकिन हम लोगों की तैयारी पूरी है। खाली वक्त में किस रूप में आप अपना समय व्यतीत करते हैं? खाली तो वक्त ही नहीं है खाली वक्त है ही नहीं, 1 मिनट भी नहीं मिलता है। काम इतना है, जनता की जिम्मेदारी है, जनता ने जो मौका दिया है, तो वो जितनी पूरी हो जाए वही अच्छा है। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। राजस्थान की राजनीति ऐसा नहीं है कि चुनावी दौर में ही गर्माती है, और हाल के दिनों में लगातार होता रहा है कि रोज कुछ नए मुद्दे आते हैं, चाहे विधानसभा का सत्र हो या ना हो, लेकिन राजस्थान की राजनीति में पक्ष और विपक्ष की गर्माहट है वो बनी रहती है। और इन मुद्दों को उठाने की जिम्मेदारी विपक्ष की ओर से इस वक्त जो उठा रहे हैं, मुख्य रूप से राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वरिष्ठ विधायक टीकाराम जूली।
आज टीकाराम जी हमारे साथ में, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी। नमस्कार नमस्कार। जब मैंने कहा कि विधानसभा सत्र हो या ना हो, राजस्थान की राजनीति में जो गर्माहट और बयानों की तल्खी है, वो धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। क्या इसकी आप वजह मानते हैं? देखिए, राजस्थान की राजनीति पहले से ही, हमेशा से, चाहे हम लोगों के आपस में कैसे भी रिश्ते हों, लेकिन जनता की लड़ाई लड़ने के लिए विपक्ष जो है हमेशा मजबूती से आवाज़ उठाता है। और आज जिस प्रकार के हालात राजस्थान के अंदर बने हैं, आप समझ सकते हैं कि भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने, भले आदमी हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट कहें, उनके अधिकारी कहें, सब लोग जो है उनको फेल करने में लगे हुए हैं। धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। सीएम बजट घोषणाएं कर दें, उनकी क्रियान्विति नहीं हो, या सीएम कोई बात कह दे उस पर विचार नहीं हो, या प्रदेश के जो हालात हैं, आज देखिए अतिवृष्टि हो रही है, इस हालात के अंदर कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि सरकार हमारे साथ खड़ी है। पहली बार ऐसा हुआ है राजस्थान के अंदर कि जब बरसात आती है तो स्कूलों की छुट्टी कर दी जाती है। ये नया फंडा राजस्थान में कहां से आ गया? बरसात तो 3 महीने रहेगी, तो 3 महीने छुट्टी करोगे आप? रोजाना बिल्डिंगें गिर रही हैं, बच्चे दब के मर रहे हैं। आज भी बिल्डिंग गिरी है, कल भी बिल्डिंग गिरी थी, और सरकार जो है ऐसा लगता है जैसे चादर तान के सो रही हो। या तो दिल्ली के फेरे लगवा लो मुख्यमंत्री जी से, उड़न खटोला सरकार हो रही है कि आज उड़े और पहुंच गए, उड़े और पहुंच गए। ये हालत इस सरकार की है। तो हम लोग जो हैं, विपक्ष की जिम्मेदारी हमें मिली है, तो हम कोई उनके नारे लगाने के लिए नहीं आए हैं। हम विपक्ष की जिम्मेदारी, विपक्ष का एक स्थान है, हमारी एक भूमिका है कि हम 8 करोड़ की जनता की आवाज़ को उठाएं। तो इसलिए हम जो है लगातार अपनी बात को उठा रहे हैं, और सरकार को चाहिए कि हम जो बातें उठाते हैं जनता के हित की उठा रहे, कोई पर्सनल हमारा हित तो है नहीं, उस पर संज्ञान ले काम करे। लेकिन जुली साहब, ये भी नज़र आ रहा है कि जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के मुद्दे हैं, उनको आप राजस्थान के अंदर इस तरीके से उठा रहे हैं कि जो राजस्थान के मुद्दे हैं वो कहीं नेपथ्य में आ गए, वो गौण हो गए। जैसे आपने ये वोट चोरी का मुद्दा, विधानसभा सत्र का पहला दिन और जिस रूप में आपने इसको उठाया, और इसको लेके स्पीकर ने भी टिप्पणी की, गतिरोध का माहौल, ये मुद्दे ज़रूरी हैं, उसमें कोई विपक्ष की नज़र में, लेकिन उसको उठाने का समय क्या हो, मतलब विधानसभा के अंदर पहले दिन इन मुद्दों को लेकर आना, राजस्थान की बजाय इन मुद्दों को लेकर आना, समस्याओं के अलावा। देखिए, ये सिर्फ सत्ता पक्ष इसको डाइवर्ट करना चाहता है। सबसे पहले राष्ट्रीय मुद्दे का मतलब ये है कि वो राष्ट्र का है, तो राष्ट्र में राजस्थान कहीं बाहर नहीं है, हम भी देश के अंदर ही आते हैं। और वोट चोरी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो राजस्थान में भी मिलेगी। हमने उसी की जांच करने की बात कही है। आज ये नेशनल इशू बन चुका है वोट चोरी का, क्योंकि एसआईआर प्रोग्राम राजस्थान में भी आपने शुरू कर दिया। तो ये नहीं है कि ये राष्ट्र का ही मुद्दा है, राजस्थान का मुद्दा है। यहां भी यही प्रोग्राम जो बिहार में शुरू किया है, वो बिहार के बाद राजस्थान में आ गए हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि राजस्थान का मुद्दा नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजस्थान का मुद्दा नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान, बात सुनिए जी। उसके बाद जब हम अंदर गए, क्योंकि कल का बिजनेस आधे घंटे का ही था मैक्सिमम, आधे घंटे में 15 मिनट तो विधायी कार्य थे, 15 मिनट शोका व्यक्ति थी। तो हमने 15 मिनट तक अपनी बात को रखा, हमें मौका नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। उसके बाद शोका व्यक्ति थी, शोका व्यक्ति में मैंने फिर टोका, वो राजस्थान का मुद्दा था। राजस्थान के बच्चे जो स्कूल के अंदर दब के मरे हैं, उनके प्रति सरकार संवेदनहीन हो गई, उनके लिए 2 शब्द शोका व्यक्ति के नहीं रखे। जबकि ये इतिहास है, जो भी घटनाएं इस प्रकार की राजस्थान के अंदर भी होती हैं, देश के अंदर होती हैं, दुनिया के अंदर भी कोई ऐसी बड़ी घटना हो जाती है, तो उसके लिए
शोक संवेदना हम प्रकट करते हैं। तो आपने राजस्थान का नाम ही नहीं लिया, और जब मैंने ये बात उठाई तो मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, और बाद में कहते हैं कि आपको जो है सर्वदलीय बैठक में आके आप कहते, उनको ये होश ही नहीं है कि सर्वदलीय बैठक जिस दिन थी उस दिन तो ये बुलेटिन ही जारी नहीं हुआ था। तो हमको कोई सपने आते हैं, कोई हम अंतर्यामी है। लेकिन आप सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचे हम। क्यों नहीं पहुंचे? लोकतंत्र का ये लोग नाश करने पे तुले हुए हैं। 5 साल हो गई चुनाव नहीं करवा रहे हैं। विधानसभा के अंदर स्पीकर को पावर नहीं है कि वो सभापति को चेंज कर दे। वो सभापति को चेंज कर देता है। किस कानून के तहत चेंज करता है? कौन सा नियम आप मेरे को बता दो, हम तो सारी बैठ के इनके अटेंड कर लेंगे। कंवरलाल विधायक को ये डिस्क्वालीफाई नहीं करें, हाई कोर्ट में हमें जाना पड़े, तो किस प्रकार से ये जो है नियमों की पालना कर रहे हैं? कल हुआ ना, कल इन चीजों का विरोध था। इन चीजों का विरोध हमने कहा कि आप नियम विरोध जो काम कर रहे हो उसको लेके हमारा विरोध है। बच्चे मर गए झालावाड़ के अंदर, मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है वहां जाने के लिए। दिल्ली चले जाएंगे और कहीं चले जाएंगे, सब जगह चले जाएंगे, वो बच्चे मर गए, वहां नहीं जा सकते। शिक्षा मंत्री तक उस मौके पे नहीं गए हैं। नहीं, दिलावर साहब के वहां पे जाने के वीडियो तो आए थे। नहीं, वहां नहीं गए, उस जगह नहीं गए, हॉस्पिटल में जाके वापस आ गए। हॉस्पिटल में ही जाके वापस आ गए। आप बात को समझिए। ये सिर्फ एक इस प्रकार का वातावरण ये करते हैं कि भाई विपक्ष जो है जबरदस्ती का हल्ला कर रहा है। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात तो माननी पड़ेगी। आपके पास बहुमत है, आप चलाइए सरकार, सब ठीक है। आपके बिल भी पास होंगे, आप जो आएगा वो भी सारा पास होगा, करा लीजिए। हमारी कहां जरूरत है आपको? सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचने को सत्ता पक्ष उस रूप में दे रहा है कि आप गतिरोध शुरू से चाहते हैं कि इस तरह का गतिरोध हो। अगर आप वहां जाके ये जो मुद्दे आप हमारे सामने डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये मुद्दे सर्वदलीय बैठक में चर्चा में नहीं आ सकते थे आपसे? सर्वदलीय, आप समझिए, सर्वदलीय इन प्रकार की चर्चाओं के लिए नहीं है। सदन के अंदर जो बिजनेस तय होगा वो बीएससी की बैठक में तय होता है। ये लोग कानून व्यवस्था पे तो चर्चा कराना नहीं चाहते, तो इनकी मीटिंगों में कोई समोसा खाने जाते हैं क्या हम? जब हम कोई बात कहें, बीएससी की मीटिंग में कहें या सर्वदलीय में कहें, उस पर आप कुछ करो ही नहीं, आप अपनी मन की करो, तो फिर क्या मतलब है? कर लीजिए, आपके पास बहुमत है। ये पिछली बार 3 बार वासुदेव देवनानी से हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि 3 बार तो ये आए, पिछली बार जो मैंने आप ये बता दें, तीनों बार जो हमने तय किया हो एक भी बात मानी हो तो देवनानी जी बता दें कि विपक्ष ने ये बात कही रही है, हमने मानी। पहले हमने बिजली की चर्चा के लिए कही है, इन्होंने नहीं कराई। हमने पानी की चर्चा के लिए कहा, इन्होंने नहीं कराया। तीसरी मीटिंग में हमने कानून व्यवस्था की बात की, इन्होंने चर्चा नहीं कराई। तो फिर क्या मतलब है? तो इस तरह का ये अविश्वास अगर है व्यवस्था पे, तो फिर ये आगे सदन किस रूप में चलेगा? क्या वाकई जनता के मुद्दे में पक्ष और विपक्ष के बीच में सार्थक बहस हम देख पाएंगे या इसी तरह की स्थितियां? देखिए, सत्ता पक्ष जो है इस समय जिस प्रकार रावण के अंदर घमंड था ना, उस घमंड के अंदर भरा हुआ है, अहंकार में भरा हुआ है। उनको ये लगता है कि हमारे पास बहुमत है, विपक्ष क्या करेगा? बोलता रहेगा, इनका माइक बंद कर देंगे, इनको बोलने का मौका नहीं देंगे, इनको सदन से बाहर निकाल देंगे और अपने बिल पास करा लेंगे। तो करा लें। लोकतंत्र में तो विश्वास नहीं है, तानाशाही करना चाहते हैं, कर लें, जनता जवाब देगी। आपने जो मुद्दे उठाए, राजस्थान के अंदर कई दूसरे प्रासंगिक मुद्दे भी थे। मसलन ये टैरिफ का जो पूरा स्थितियाँ चल रही, राजस्थान में करीब जो एक स्टडी है पिछले वीक एक माध्यम में मैंने पढ़ी कि 17 से 18 हज़ार करोड़ का जो एक्सपोर्ट है राजस्थान के संदर्भ में इस टैरिफ वॉर से प्रभावित होगा। 7 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो बेरोजगारी के, उनके रोजगार के ऊपर संकट आएगा। इस तरह के मुद्दे कहीं आपके उसमें नहीं। आप सर, आप तो ऐसे बात कर रहे हो मेरे से जैसे कल कोई आखिरी दिन हो। पहला दिन है, शुरुआत है, अभी तो सदन चलेगा, रोजाना मुद्दे आएंगे। नहीं, वो आरोप दरअसल टिकाराम जी एक जो परसेप्शन बनता है वो ये है कि आप राजस्थान के जो मुद्दों पर जो राजस्थान में काम होना चाहिए उसकी प्राथमिकता की बजाय आप जो राष्ट्रीय आपका नेतृत्व कर रहा है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। राजस्थान के बच्चे मरे हैं, हमने तो कल उन्हीं के लिए, हमारा मुद्दा तो वही था। नहीं, आप राजस्थान स्कूल का मुद्दा लेके आते सदन में, आप वोट चोरी का मुद्दा, टी शर्ट वोट चोरी का, वोट चोरी की थी, ठीक है। तो राष्ट्रीय जो आपके एक ही बात पे तो नहीं हो सकता ना कि पूरे दिन में हमें एक ही बात करें।
हमने वोट चोरी का मुद्दा भी उठाया, क्योंकि एसआईआर प्रोग्राम राजस्थान में लोग लागू कर रहे हैं। हमने जो है आपका बच्चों का जो मुद्दा है वो भी हमने उठाया, क्योंकि आपने बच्चों को वो नहीं दी श्रद्धांजलि, वो मुद्दा भी हमने उठाया। पिछला जो बजट सत्र था उसमें भी आपके पार्टी के अध्यक्ष और समेत कई विधायकों पर कार्रवाई हुई थी, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? और अब जैसा कि पहला दिन शोरगुल भरा और हंगामेदार रहा, शोकाभिव्यक्ति उसके अंदर भी व्यवधान हुए, तो आने वाले दौर में सत्ता पक्ष से कोई संवाद या किस रूप में आप देखेंगे? राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण के कानून भी लेकर आ रही है सरकार, अपना विधायी काम बहुत लेके आ रही है, क्या इस पर कुछ सार्थक बहस है वो नजर आएगी? देखिए, मैं फिर कहना चाहूँगा, इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म बातें इधर उधर लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। आज भी देश के अंदर धर्मांतरण कानून मौजूद है। मुझे बड़ी हंसी आती है, इन्हीं के विधायक ने एक क्वेश्चन लगाया है कि राजस्थान में लव जिहाद के कितने मामले आए हैं। सरकार जवाब दे रही है 0। फिर वो विधायक महोदय पूछते हैं कि इसको रोकने के क्या प्रयास करेंगे। जब आंसर ही 0 है तो फिर रोकने के प्रयास कहां से होंगे। फिर भी उसका जवाब दे रही है कि हम इन पे धर्मांतरण कानून को और कड़ा करने के कानून लेके आएंगे। लाइए, हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि ये जिस प्रकार से इन लोगों की प्लानिंग है, जाति धर्म और इस प्रकार का पूरा एजेंडा इनका रहता है। करिए, कोई बात नहीं, बिल आएगा उसमें हम बताएंगे क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। जिस दिन बिल आएगा उस दिन उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज बात होनी चाहिए, जयपुर के अंदर महिला सुरक्षा की जो रैंकिंग है उसमें भारत सरकार ने जो रैंकिंग जारी की है, आप 31 में से 25वें स्थान पे आ गए हो। उसके बारे में 2 शब्द बोल दीजिए, उसके लिए कोई कानून बता दीजिए। आप जब सत्ता के अंदर आए थे तो आपने कहा था नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देने वाले लोग आज सत्ता के अंदर आ गए। परसों आपने क्या देखा, एक बच्ची के प्राइवेट पार्ट के साथ किस प्रकार से उसमें किया गया, वो मैं कह नहीं सकता क्या हालात हो रही है। कोई दिन नहीं जाता जब राजस्थान में बच्चियों के साथ बलात्कार नहीं होता हो। क्या हालात हो गए हैं, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। माफिया आ गए हैं, भू माफिया, बजरी माफिया, सूद माफिया, खनन माफिया, और इतने बड़े माफिया हो गए हैं कि उनको पुलिस पे गाड़ी चढ़ाते हुए कोई समय नहीं लगता, उनको किसी एक्टिविस्ट पे कार्रवाई करते हुए समय नहीं लगता, और तानाशाही एकदम उन लोगों की चल रही है। सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। तो ये जो इश्यूज हैं, आज बाढ़ आई, लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, किसान की फसल बर्बाद हो गई, उनके लिए कोई कानून बनाओ कि किसान प्यासा नहीं मरे, किसान अतिवृष्टि से परेशान नहीं हो। जो खाद के अंदर मिलावट कर रहे हैं, खुद खाद मंत्री, कृषि मंत्री ने पकड़ा है, तो आप उनके लिए कोई कानून बनाओ कि नकली खाद नहीं बन सके। राजस्थान के अंदर मिलावटी खाद्य पदार्थ इतने चल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कानून बनाओ जिससे कि ये आने वाली पीढ़ी हमारी बच सके। तो जो जरूरत की चीजें हैं उनके लिए इनके पास समय नहीं है। हम कोई अलाउड नहीं करते कि कोई धर्मांतरण जबरदस्ती किसी कराए, कोई अलाउड नहीं करता। हमारी सरकार ने भी नहीं किया, पहले भी नहीं किया, देश के अंदर कानून मौजूद है। पर आप वातावरण दूषित करने के लिए इस प्रकार का एक पूरा एजेंडा ही यही चला दो कि हम इस प्रकार से कर रहे हैं, करिए, कोई मना नहीं करता। लेकिन जो बच्चियां बर्बाद हो रही है, बच्चे स्कूलों के अंदर दब के मर गए, उसके लिए कानून बनाइए ना, पता चले आपको नहीं, वो ये कि कह कोई रहे हैं बिल्डिंग इस प्रकार से अगर हुई तो हम कानून सख्त लेके आएंगे। उस पर कोई नहीं है। वो भी हिंदू का बच्चा था, दलित का बच्चा था, आदिवासी का बच्चा था, उन लोगों की क्या मदद की, उसके लिए क्या कानून बना रही है, लेकिन उसकी तो चर्चा ही नहीं है। स्कूल भवनों की मरम्मत, और ये तो पिछली सरकार से भी चलता हुआ इशू होगा ना, ये तो आप मानते बात हैं? ये नहीं है साहब, राजस्थान में तो एक सरकार पे तो कोई आरोप लगा ही नहीं सकता। हमने कोई बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, क्योंकि हर बार एक बार वो रहे, एक बार हम रहे। बात वर्तमान की होगी, क्योंकि बीजेपी वर्तमान की बात नहीं करती है। या तो भूतकाल की बात करेगी, कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया,
या भविष्यकाल की बात करेंगे कि हम राजस्थान को 350 बिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे या 2047 के अंदर 4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। कैसे बनाओगे? आंकड़े कहां से लेके आ रहे हो आप बताइए तो सही, कौन सी एजेंसी ने दिए हैं, कौन से स्रोत हैं आपके, कौन सा सर्वे है, भारत सरकार का है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, कहां से आए हैं ये आंकड़े? तो जनता को बेवकूफ बनाते रहो, गुमराह करते रहो, तो वो तो बात चलने वाली नहीं है। राजस्थान में आपकी सरकार के वक्त भी, अभी आप कह रहे हैं कि अपराध की स्थितियां ऐसी होगी, आपके वक्त भी नकल और ये तमाम चीज़ें मामले चर्चा में आए थे। एसआई भर्ती वाला जो मामला है, एसआई भर्ती को लेकर आपका क्या टेक है, क्योंकि ये तो मुद्दा आपकी सरकार के वक्त में ही चर्चा में आया देखिए, था। हमारी सरकार के वक्त में मैं समझता हूं एसआई भर्ती को लेकर कोई शिकायतें ऐसी बड़ी नहीं आई थी। हमारे समय में रीट की परीक्षा हमने इतनी शानदार कराई, उसके लिए शिकायतें आई, हमने भर्ती को रद्द किया और उसके अंदर और पद बढ़ाते हुए भर्ती कराई, बच्चों को पोस्टिंग दी। रही बात पेपर लीक की, पेपर लीक वसुंधरा जी के समय में और हमारे समय की तुलना करें तो हमसे ज़्यादा वसुंधरा जी के समय में हुए थे। मैं ये नहीं कह रहा कोई हमारे समय में पेपर लीक हुए अच्छी बात है, नहीं होने चाहिए, लेकिन हमसे ज़्यादा वसुंधरा जी के समय पिछले 5 साल में हुए। हमारे समय में जो पेपर लीक के मामले खुले वो हमने स्वयं जो है पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए और हमने उनकी जांच कराई। बीजेपी के समय में जो पेपर लीक हुए वो बच्चे कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट की डायरेक्शन आई, तब वो सरकार ने पेपर लीक माना। तो कोर्ट की डायरेक्शन से जो मामले खुले वो उनके बावजूद वो हमसे ज्यादा थे, हमने तो स्वयं ही दर्ज किए। दूसरी बात, भारत सरकार के अंदर भी पेपर लीक हो रहे हैं, यूपी के अंदर हो रहे हैं, हरियाणा के अंदर हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश में हो रहे हैं। वहां बीजेपी की सरकार है। ये नहीं है कि कोई भाई हमारे कोई कांग्रेस का व्यक्ति इसके अंदर शामिल हो। आप बताइए हमने कब इस पे कार्रवाई करने के लिए मना किया, वो बताइए। हमने लगातार कार्रवाइयां की हैं। और पेपर लीक पे भारत सरकार ने कानून बनाया 1 साल से 10 साल की सजा, 1 करोड़ से 10 करोड़ का 1 लाख से 10 लाख का जुर्माना, ये भारत सरकार का कानून है। और राजस्थान में हमने कानून बनाया उम्र कैद तक की सजा, 10 करोड़ तक का जुर्माना, और सरकारी कर्मचारी शामिल होता है तो सेवा से बर्खास्त की। पूरे देश के अंदर पेपर लीक के जो कानून बने हैं उसमें सबसे सख्त कानून है राजस्थान के अंदर जो हमारी सरकार ने बनाया जी। और पेपर लीक पे भी जो एसआई भर्ती के अंदर जो कार्रवाई चल रही है, मैं कहना चाहूंगा कोई भी दोषी हो, कोई भी दोषी हो, बचना नहीं चाहिए। पुलिस साहब, कानून तो सख्त है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुद्दा ये कि उसको कैसे अमल में लाया जाता है। आप देखिए कैसे प्रभावशाली लोग हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट सामने है, चाहे आरपीएससी मेंबर हो हमारे या पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ हैं, उनका नाम आया। तब फिर लगता है कि शायद उस रूप में मॉनिटरिंग की जो ज़रूरत थी, जो व्यवस्थाओं के ऊपर नियंत्रण निगरानी की ज़रूरत थी, जिस इंटेलिजेंस की बात पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं मौजूदा सरकार को लेकर, वो कहीं न कहीं मिसिंग था। आपको नहीं लगता? नहीं, देखिए जो भी मामले हमारे सामने आए, हमने उस समय की जो परिस्थितियां थी उनके आधार पर हमने सख्त कार्रवाइयां की, किसी को बख्शा नहीं। और आज ये सरकार कर रही है, हम तो इनको भी कह रहे हैं आप करिए, कोई दोषी बचना नहीं चाहिए, हमारा जो सहयोग है आप लीजिए। अभी कल आरपीएससी मेंबर ने नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दिया, कुमार विश्वास की पत्नी ने। ये आरपीएससी के अंदर ये जो भी बात हो रही है रिफॉर्म की, या खुद आयोग के सदस्य हैं वो स्वप्रेरणा से अपना इस्तीफे की बात कर रहे हैं, आपके टाइम में वो चीज़ हुई नहीं है। एक आखिरी वक्त में नियुक्ति हुई थी सदस्य की, उनके ऊपर जातिगत आरोप लगे थे, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री ने लाचारी जताई उस वक्त में कि मैं उनको रोक नहीं सकता ज्वाइन करने से। तो ये जो स्थितियां हैं, क्या ये वाकई आपको लगता है कि उस वक्त सुधारी नहीं जा सकती थी? देखिए उस समय की परिस्थितियां उस समय की थी, आज की हम बात करें तो आज की जो परिस्थितियां हैं वो आज की हैं। आज क्या होना चाहिए? और आज जो हो रहा है तो आज तो ये बताएं ना, ये कह रहे थे हम आरपीएससी को भंग करेंगे, करें भंग, बताएं कब भंग कर रहे हैं, पूछना चाहता हूं। 2 साल हो गई, आपका घोषणा पत्र है, आपका वादा है, करिए करिए ना रिफॉर्म, किसने मना किया आपको? आप बहुमत है, डबल इंजन की सरकार है, आप करिए, हम सहयोग करेंगे आपका, करो। यानी खुद कुछ करो मत, पिछले वालों पे आरोप लगाते रहो, ये नहीं चलेगा। आप करिए,
अच्छा करोगे तारीफ करेंगे, मदद मांगोगे मदद करेंगे, पर करिए। चलिए, क्योंकि सरकार से तो जवाब आप लेंगे ही और हम भी लगातार बात करते हैं। लेकिन आपको क्या वाक़ई लगता है कि पिछला जो कार्यकाल रहा है कांग्रेस का, सरकार का, उसके अंदर कुछ नीतिगत फैसले हैं, उसके अंदर चूक हुई है जिसका कांग्रेस को नुकसान हुआ? राजनीतिक द्वंद्व, प्रतिद्वंद्विता पूरे 5 साल छाई रही। प्रशासनिक कौशल है उस रूप में सामने नहीं आ पाया, जो कि यूएसपी हुआ करती थी पूर्व सरकार की, कांग्रेस की, कि भई प्रशासन है वो अच्छा चलता है। देखिए, प्रशासन अच्छा चला है, प्रशासन में कोई कमी नहीं रही। कोविड का समय आया हमारे समय के अंदर, कोविड में खुद प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी की तारीफ की। कोविड का जो काम ऐतिहासिक यहाँ रहा, वो सब यहीं से शुरू हुआ। नो मास्क नो एंट्री सब जो हुआ यहाँ से हुआ। जो हमने बैरिकेटिंग करने का काम किया, सबसे पहले राजस्थान से शुरू हुआ। राजस्थान का मैनेजमेंट इतना ज़बरदस्त था कि पूरे देश और दुनिया के अंदर उसको सराहा गया। कोविड के अंदर सबसे कम मौतें हमारे यहाँ, पैकेज हमने दिए, गरीबों को पैसा दिया, साइकिल वालों को दिया, रिक्शा वालों को दिया, गरीबों को दिया, और पूरा मैनेजमेंट इतना शानदार रखा। 500 रुपये में सिलेंडर हमने दिया। हमने मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट हम लेके आए। हमने मनरेगा का समय बढ़ाया, 125 दिन किया। हमने शहरी रोजगार गारंटी हम लोगों ने शुरू की। किसान को बिजली फ्री दी, घर की 100 यूनिट बिजली फ्री हमने की। चिरंजीवी योजना हम लेके आए, आरजीएचएस हम लेके आए। तो ऐतिहासिक निर्णय पिछली हमारी सरकार के अंदर हुए। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हम लेके आए। कॉलेज हमने इतने खोले जो आज़ादी से लेकर अब तक भी नहीं खोले थे, उतने कॉलेज हमने खोले। यूनिवर्सिटीज़ हमने खोली। हमने हेल्थ का मॉडल इतना शानदार, आप देख रहे होगे कि अभी बिल्डिंग बन रही है एसएमएस के अंदर, जो ऐतिहासिक बिल्डिंग यहाँ पे एक पूरा वार्ड हमने यहाँ पे बनाया है, जो कि 23 मंजिल का बनेगा। तो ऐतिहासिक काम हुए। दूध में, ऊन में, एक्सपोर्ट में हम एक नंबर रहे। लोगों का बीमा कवरेज के अंदर हम एक नंबर रहे। तो हमने ऐतिहासिक काम किए। सरकार में क्यों नहीं आए फिर? क्या इसका आकलन, अब कुछ तो कमियां रही, क्या कमियां रही? क्या इसका आत्ममंथन हुआ आपके? आत्ममंथन हुआ है पार्टी के स्तर पे, सारी बातें हुई हैं। कुछ ना कुछ कमियां रही, तभी तो नहीं आ पाई। लेकिन काम को आज भी जनता याद कर रही है। क्या कांग्रेस में नए नेतृत्व और उसको लेकर अब काम होना चाहिए राजस्थान के संदर्भ में? क्योंकि पिछला ये नेतृत्व का जहां तक मामला है तो हमारा नेतृत्व दिल्ली है, आला कमान है, जो भी तय करेंगे। राजस्थान में टीकाराम जूली हैं, हमें मौका दिया है एलओपी गोविंद के सिंह रूप में, डोटासरा हैं। उनको पीसीसी चीफ के रूप में मौका दिया, हमने काम किया है। वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखेंगे तो जो बीएलए का काम है, संगठन का काम है, मंडल अध्यक्ष का काम है, ब्लॉक का काम है, पहली बार जो है राजस्थान में इतने नीचे तक हम लोग गए हैं। तो अच्छा काम वो कर रहे हैं। और मेरा काम विधानसभा के अंदर है, वो आप सब लोग, जनता बताएगी कैसा कर रहा हूँ। मैं तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ जनता की आवाज़ को विधानसभा के पटल पे मैं अच्छे से उठा पाऊँ। किस रूप में? क्योंकि आपका तो पहला अनुभव है नेता प्रतिपक्ष के रूप में, इतने वरिष्ठ नेता हैं आपके साथ में, और उन सबको मैनेज करके विधानसभा के अंदर पहले तो अपनी टीम को एकजुट रखना और फिर सत्ता पक्ष को घेरना, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? नहीं, ऐतिहासिक रूप से सभी हमारे सीनियर लीडर्स जो हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, सब लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। और युवा साथी जो हैं वो तो एकदम जोश से लवरेज हैं। तो वो तो हमारी फर्स्ट लाइन की आर्मी है। तो जहाँ भी मौका मिलता है, हमारा जो विधायक दल है पूरा मजबूती के साथ जो है राजस्थान की जनता की आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहता है। और हमने साबित भी किया है कि मंत्रियों की बोलती बंद हो गई, मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये हालत राजस्थान के अंदर मंत्रियों की कर दी कि वो क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकते। लेकिन विधानसभा के अंदर विपक्ष के सदस्यों की उपस्थिति, ये भी एक बड़ा मुद्दा बनता रहा है, खासतौर से अभी वरिष्ठ नेता, उनकी उपस्थिति, गैर मौजूदगी सदन में, सदन से बाहर मुद्दे ज़्यादा उठते हैं, सदन के अंदर उस रूप में उनकी सक्रियता नहीं रहती। देखिए, हो सकता है वो चाहते हो भाई नए लोगों को मौका मिला है तो उनको ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। बाकी तो सब लोग आते हैं, वरिष्ठ आते हैं, सीनियर आते हैं, ऐसा नहीं है। और समय समय पर आते भी रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। ऐसी कोई ये इतना बड़ा इश्यूज नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, लगभग सब लोग आते हैं। लोग कह रहे हैं, चर्चा है बाहर की, नेता प्रतिपक्ष के रूप में टीकाराम जूली हैं या गोविंद सिंह डोटासरा हैं, आने वाले अगर सरकार, चुनाव के अंदर कांग्रेस की सरकार आती है तो इन दोनों में से कोई चेहरा होगा। गहलोत पायलट, ये देखिए, सियासत है ये पुरानी हो गई। ये सब चीज़ें जो है
लोगों का कुछ भी कह सकते हैं। आवाज तो आती होगी आप तक भी। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्टी हमारी तय करती है, तो जो पार्टी आलाकमान तय करता है वही होता है। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई मैं समझता हूँ इसमें भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आने वाले जो दिनों में विधानसभा में विपक्ष की परफॉर्मेंस और कौन से ऐसे और मुद्दे हैं जिसमें आप सरकार से बात करेंगे, सरकार से संवाद? देखिए, एजुकेशन का मुद्दा बड़ा है। बच्चे मर रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही है, टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही है, स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना थी, उसका नाम बदल दिया, अब उसकी संख्या भी आधी कर दी, उसमें भी कई राइडर लगा दिए। आप जो है प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, एक एक स्कूल में दो दो प्रिंसिपल लगे हुए हैं, उनकी पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। कॉलेजों के अंदर चुनाव नहीं हो रहे हैं, उनके प्रोफेसर्स की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। अभी उसके अंदर भी शिक्षावीर योजना लेके आ रहे हैं 5 साल के लिए लगाने की। तो इस प्रकार के जो इश्यूज हैं, यूनिवर्सिटियों के अंदर पद खाली पड़े हैं। किसानों की हालत ये हो गई कि उनको 2700 MSP का वादा किया गेहूं का, 12,000 किसान सम्मान निधि देने का वादा किया, डीजल पेट्रोल सस्ता करने का वादा किया, उनकी फसल पूरी ख़त्म हो चुकी है और उनकी मंडियों के अंदर गेहूं जो है वो सड़ रहा है, खाद जो है वो नहीं मिल पा रहा है, खाद नकली मिल रहा है। इस प्रकार के किसानों के मुद्दे हैं। आज अतिवृष्टि से प्रभावित जो लोग हैं, जिन लोगों की जानें गई हैं, जिन लोगों के मकान गिर गए, जिन लोगों की फसलें बर्बाद हो गई, उन लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है? लोकतंत्र के अंदर 5 साल में चुनाव होने जरूरी हैं, तो आप पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव नहीं करा रहे हैं। 6 महीने के अंदर उपचुनाव होना जरूरी है, वो नहीं करा रहे हैं। ज़बरदस्ती जो विपक्षी पार्टियों के जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं उनको आप लगातार जो है सस्पेंड कर रहे हैं, उनको हटाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो लोकतंत्र के जो मामले हैं, विशेष रूप से बात करूं कानून व्यवस्था का जो मामला है, तो ये सारे इश्यूज हैं। स्मार्ट मीटर का मामला है। ऐसे जो इश्यूज हैं, समय समय पर जिस दिन जिसका क्वेश्चन है या विधानसभा में जिस पे चर्चा होगी, उस दिन उस हिसाब से हम सारे जो इश्यूज हैं राजस्थान की जनता के लेके आएंगे। कर्मचारियों की भी काफ़ी डिमांड्स हैं। RGHS का मामला है, चिरंजीवी का मामला है, लैब टेक्नीशियंस का है, टीचर्स का है, मेडिकल के अंदर भी संविदा पे वापस पदों को ख़त्म करने की बात है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो समय आने पर हम लोग जनता के बीच में उनको लेके जाएंगे, विधानसभा में उनको उठाएंगे। निकट भविष्य में पंचायत निकाय चुनाव और ये भी है, तो ये एक बड़ा इम्तिहान होगा आपके लिए, डोटासरा जी के लिए। हाँ, नहीं, इम्तिहान बड़ा है, लेकिन हम लोगों की तैयारी पूरी है। क्या कुछ आपका दावा है, कैसे करेंगे, क्या होगा? नहीं, आएंगे, बहुमत से जीत के आएंगे, बहुमत से जीत के आएंगे। ये लोग कराएं तो सही, पहले तो ये इस स्थिति में नहीं है कि चुनाव करा लेंगे। खुद मुख्यमंत्री जी अपने जिले भरतपुर के जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करा पा रहे, इससे बढ़ के तो क्या हो सकता है? आप ये देख लीजिए, लोकतंत्र को खत्म करने का जो इन्होंने एक इतिहास बना दिया और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। अगर आप टीकाराम जूली विधानसभा में यहाँ पे जयपुर में जिस रूप में लोगों के बीच में रहते हैं, खाली वक्त में किस रूप में आप अपना समय व्यतीत करते हैं, कैसी आपकी ज़िंदगी रहती है? खाली तो वक्त ही नहीं है। खाली वक्त है ही नहीं, 1 मिनट भी नहीं मिलता है जो मैं ये कहूँ। कुछ चीज़ मिस करते हैं आप? अब तो मिस करने का भी टाइम नहीं है। हकीकत तो ये है कि सुबह उठते ही दिनचर्या शुरू हो जाती है और पूरा दिन करते 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 रात हो जाती है, सो जाते हैं, उठते हैं, फिर वही शुरू है। न कोई संडे है, न कोई होली है, न कोई दिवाली है। हमें तो रोज़ाना जो है पब्लिक के बीच में रहना है। तो मैं समझता हूँ अच्छा है आदमी बिजी रहे तो ठीक है। अब ये तो फुर्सत की चीज़ें तो कभी फुर्सत होती थी जब थी, आज तो काम इतना है, जनता की जिम्मेदारी है, जनता ने जो मौका दिया है तो वो जितनी पूरी हो जाए वही अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी से बात करने के लिए। तो हमारे साथ में टीकाराम जूली, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष जिस तेवरों को दिखा रहा है, उन तेवरों के पीछे की रणनीति क्या है, पार्टी की अंदरूनी जो प्लानिंग क्या है, और जो पक्ष और विपक्ष के बीच में मुद्दे हैं उन पर बेबाक राय आपने दी है। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, और हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।